हेलो हेलो हेलो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार जीके। बिहार के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं या जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में बिहार जीके से क्वेश्चन आता ही है। जैसे हो गया बीएसएससी का एग्जाम होने ही वाली है। जैसे बीपीएससी टीआरई और बिहार दरोगा और उसके बाद बिहार पुलिस। इन सभी एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बिहार जीके से देखे जाते हैं और इसीलिए दोस्त आज हम बिहार जीके का टेंशन ही खत्म करने वाले हैं। ये एक ही वीडियो आपके बिहार जीके को कवर करने वाली है। यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन या जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को यहाँ कवर करेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक ज्यादातर पूछे जाते हैं। उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिहार। तो सर, बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार शब्द सर प्राचीन काल में जब हमारे बिहार में यह बिहार जब बौद्धों की जो रहने की स्थल होती है, जो बौद्धों के रहने की स्थल होती है, उसे विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। और इसी विहार शब्द से हमारा बिहार बना है। और इसी बिहार शब्द से क्या बना है? हमारा बिहार बना है। बता दें आपको, बिहार की राजधानी की यदि हम बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। और इसका पुराना नाम यदि हम बात करें, इसका पुराना नाम है सर पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र, जिसके नाम से आज भी पटना में पाटलिपुत्र जंक्शन है ना। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन, अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। ठीक है, याद रहेगी, पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। और हम बात करें कि बिहार के यदि स्वतंत्रता की बिहार यदि हम बात करें कि बिहार कब बना या कब गठित हुआ, तो इसके गठन की यदि हम बात करें तो बिहार का गठन हुआ कब? 22 मार्च 1912 ईस्वी में। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बंगाल प्रांत से अलग हुआ। ये कहां से अलग हुआ? बंगाल प्रांत से अलग हुआ 22 मार्च 1922 ईस्वी का। और इसीलिए यदि हम बात करें दोस्त, तो इसीलिए 22 मार्च को ही, इसीलिए 22 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो बिहार दिवस मनाते हैं। इसीलिए 22 तारीख को या 22 मार्च को हम क्या करते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, बात करें हम इसके तो इसके हम सीएम की, तो वर्तमान में इसके सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो हम बता देंगे सर, इसके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। कौन है? श्री नीतीश कुमार है। श्री नीतीश कुमार है। यदि हम राज्यपाल की बात करें तो ये बिहार के राज्यपाल वर्तमान में आरिफ मोहम्मद साहब। ठीक है, आरिफ मोहम्मद। यही अगर आपसे पूछा जाए एक और बात कि सर, यही आपसे पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अब यही हम बात करें कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे
प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। कौन? जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम। ठीक है, याद रहेगी। और बात करें हम दोस्त कि यहाँ की अभी हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका गठन कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो हम समझ गए। बिहार की क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, यदि बिहार के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें 94,163 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि देश में कितना 6वां स्थान है, जो कि देश में 10वां स्थान है। देश में 10वां। यदि देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत या सॉरी देश के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की यदि हम बात करें तो ये देश के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत का 2.86% है। कितना प्रतिशत है? 2.86%। समझे? और यही हम बात करें दोस्त यहाँ की राजभाषा की, तो बिहार की राजभाषा की यदि हम बात करें तो बिहार का राजभाषा क्या है? तो बिहार में कुछ प्रमुख राजभाषा है, जैसे प्रथम राजभाषा, तो यहाँ की प्रथम राजभाषा है, बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी। और वही द्वितीय राजभाषा की बात करें हम, द्वितीय राजभाषा की तो उर्दू है। द्वितीय राजभाषा की यदि हम बात करें तो द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू। ठीक है, याद रखिए। वही अगर हम बात करें कि बिहार से संबंधित कुछ अन्य भाषाएं भी है जिन्हें संविधान में जोड़ा भी गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार की ऐसी कौन सी भाषा है जिसका उल्लेख संविधान में भी दिया गया है, तो हम बात करेंगे सर अन्य भाषाओं की। तो यदि अन्य की बात करें हम, तो अन्य भाषाओं की बात करें तो अन्य भाषाओं में मैथिली, मगही, भोजपुरी, वज्जिका इत्यादि बहुत सारी भाषाएं हैं जो बिहार से संबंधित है कि नहीं? तो वही हम बात करें राज्यों का निर्माण, तो आपको पता है कि बिहार कुछ समय पहले बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था और इसे टूटकर या इसे तोड़कर 2 राज्यों का निर्माण किया गया है। या राज्यों का निर्माण की बात करें हम, राज्यों का निर्माण, तो राज्यों के निर्माण की यदि बात करें तो इससे 2 राज्य बने हैं। कितने राज्य बने हैं? 2 राज्य बने हैं मेरे दोस्त। कितने राज्य? तो 2 राज्य बने हैं। वो 2 राज्य है कौन कौन से? उन दोनों राज्य की यदि हम बात करें, तो वो 2 राज्य हैं झारखंड और उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा और झारखंड, इन 2 राज्यों का निर्माण हुआ है। यहाँ से ये 2 राज्य टूटकर बने हैं। यदि उड़ीसा की बात करें हम तो ये 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बना था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बना था। वही हम बात करें झारखंड की तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बना था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। आप कहेंगे सर किस संविधान संशोधन या किस अधिनियम के तहत ये बिहार से अलग हुआ था? तो हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम, लिखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ था ये? सॉरी नीचे नहीं दिख रहा है ना आपको, कोई बात नहीं, एक मिनट। चलिए इधर तो दिख रही होगी आपको यहां तक। तो यहां से उड़ीसा और झारखंड, उड़ीसा की यदि हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को यह बिहार से अलग हुआ था। वही हम दूसरी तरफ बात करें झारखंड की तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, हाँ ठीक है सही है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी के तहत 15 नवंबर का तो
15 नवंबर 2000 ईस्वी तक, सॉरी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ। ठीक है, याद रहेगी। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इतना नोट कर सकते हैं कॉपी पे, तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, और इसे इरेज करते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। साथ ही साथ नोट करते चलिएगा तो और अच्छा होगा। मैं तो राज्यों के निर्माण के बारे में यदि हम पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा आपको एक बात बता दें कि यहाँ जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जिलों की संख्या की यदि हम बात करें, तो बिहार में जिलों की संख्या है कुल, बिहार में कुल 38 जिला है। कितने जिला है? 38। और प्रमंडल की बात करें हम, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल और 38 जिला है। कितने? 9 प्रमंडल और 38 जिला है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग? तो इरेज कर दिया जाए क्या? चलिए इरेज कर देते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगती है तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलती है दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्त, यहाँ कुछ लोक नृत्य भी होते हैं। यहाँ की लोक नृत्य के बारे में यदि मैं बता दूं आपको, लोक नृत्य की, बिहार के लोक नृत्य की यदि हम बात करें, तो बिहार में कुछ लोक नृत्य हैं। जैसे आप जाट जटिन के बारे में सुने होंगे, बहुत ही सरल, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। जाट जटिन, जाट जटिन, विदेशिया, जाट जटिन, विदेशिया, जाट जटिन, विदेशिया, और कजरी, डोमकच, चाचा, कजरी, डोमकच, कजरी, डोमकच और कजरी, डोमकच और कर्मा नृत्य। और क्या? कर्मा नृत्य। ठीक है, याद रहेगी। लोक नृत्य, बिहार के लोक नृत्य की यदि हम बात करें, तो दोस्त क्या क्या है बिहार के लोक नृत्य? जाट जटिन, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, बार बार पूछा जाता है। सही तो सही बता रहे हैं कि बार हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि जाट जटिन, जाट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का। विदेशिया बिहार का, कजरी बिहार का, डोमकच बिहार का, कर्मा नृत्य बिहार का, इत्यादि और भी बहुत सारे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को हम यहाँ कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी टीआरई 4 और उसके बाद बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, इन सभी एग्जाम हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्त आपको तलाश होगा, कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे होंगे कि ऐसा कहीं कोई ऐसा वीडियो मिल रहा है जहाँ एक ही बार में सारा का सारा ही। क्योंकि दोस्त देखिए, हम भी कर सकते हैं वो टिक 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 करके, ऐसे हम भी बता सकते हैं। पीडीएफ ले आएंगे, पीडीएफ में हम भी ऐसे ऐसे टिक टिक करके बता देंगे। लेकिन दोस्त जो हम यहाँ बता रहे हैं, जो जानकारी की बात है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्या एग्जाम में आना है, क्या एग्जाम में नहीं आना है, सबसे बड़ी बात ये है। अब हम बात करते हैं दोस्त लोक नृत्य की। तो लोक नृत्य जाट जटिन, विदेशिया, कजरी, डोमकच, कर्मा और इत्यादि बहुत सारे हैं। अब हम बात करें यहाँ की लोकगीत की, तो कुछ लोकगीत भी है। हर राज्य की अपनी अपनी लोकगीत होती है, लोक कला होती है ना। अब लोकगीत की यदि हम बात करें, तो लोकगीत के बारे में आप सुनते होंगे, लोकगीत के बारे में सोहर, सोहर सुने होंगे आप, सोहर है ना, सोहर सुने होंगे। थोड़ा हम भी सुना देते हैं। सोहर है, एक सोहर है, हमरा बुझाता बबुआ डीएम हुई है, नाना इता पीएम हुई है। सुने है ना गाना? हाँ, ये भी क्या है? तो ये सोहर है। ठीक है, जो सोहर क्या होता है, खुशी के समय, या जब माहौल, खुशी का माहौल हो, उस समय गाया जाता है। ज्यादातर देखने को मिलता है किसी घर में बच्चे की जन्म होती है, और उस समय खुशी के दिन में इस गीत को गाया जाता है। ठीक है, खुशी उत्साह को मनाने के लिए
इस गीत को गाया जाता है, ठीक है। और हम बात करें दोस्त झूमर, झूमर है ना, झूमर आप लोग रील देखते होइएगा तो एक झूमर सुने होंगे, है ना। एक झूमर आप लोग सुने होंगे कि केकरा बेटा के हम बउआ बउआ कहबे, ये वाला सुने हैं ना, सुने होंगे झूमर, है ना। ये सभी के सभी झूमर है। तो आप लोग सुने होंगे, जो रील देखते होंगे, एक समय था कि बहुत ज्यादा ये रील ये ट्रेनिंग में था, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं बिरहा, किसकी, बिरहा की। और उसके बाद बिरहा, उसके बाद चैती, बिरहा, चैती, बिरहा, चैती, है ना, कजरी, फगुआ, है ना। कौन कौन, कजरी, कजरी और फगुआ, ये सभी के सभी, है ना। फगुआ, फगुआ सुने ना, फागुन में राम खेलत होली, फागुन में, यही सब है फगुआ। तो दोस्त हम भी थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, वैसी कोई बात नहीं है ना। तो आइए हम बात करते हैं आगे कि दोस्त क्या है, क्या क्या है। तो बिहार के लोकगीत में है सोहर, सॉरी सोहन लिखा गया था ना उस समय, सोहर। बिहार के लोक नृत्य में क्या है, लोकगीत में सोहर, झूमर, बिहरा, सॉरी हाँ बिरहा होगा, बिरहा, बिरहा, चैती, कजरी और फगुआ इत्यादि बहुत सारे लोक नृत्य है बिहार में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्त आगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि बिहार में सर क्या क्या कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें सर, तो राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं, तो एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम बात करेंगे रामसर साइट के भी, वन्य जीव अभयारण्य के भी और यूनेस्को साइट के भी, है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और अभी हम फिलहाल देखते हैं क्या कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य की हम बात करें दोस्त, किसकी बात करें, वन्य जीव अभयारण्य की, वन्य जीव अभयारण्य की। तो वन्य जीव अभयारण्य की यदि हम बात करें तो बिहार में कुल 11 या 12, 11 कह सकते, कोई बात 12, चलिए कुल 12 ये है वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। जिसमें से कुछ कुछ इंपोर्टेंट है जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है ना। जैसे नागी नकटी, वाल्मीकि, ये सभी के सभी पूछे ही जाते हैं। क्योंकि नागी नकटी के बारे में यदि हम बता दें तो नागी नकटी को 2024 ईस्वी में रामसर साइट में क्या किया गया है, रामसर स्थल में उसे सम्मिलित किया गया, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बिहार में कुल कितने हैं, तो बिहार में कुल 12, कितने, कुल 12, कुल 12 वन्य जीव अभयारण्य है। जिनमें से हम देखते हैं पहला होगा हमारा क्या, तो पहले की यदि हम बात करें उससे संबंधित हम राज्य के, उससे संबंधित जिला के बारे में बात करेंगे। पहला है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, क्या, वाल्मीकि, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, इसकी यदि बात करेंगे कौन सी जिला में है, चंपारण जिला में, पूर्वी चंपारण, सॉरी पश्चिमी चंपारण में। कौन सी जिला में ये, पश्चिमी चंपारण में। और उसके बाद हम बात करें फिर उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी पश्चिमी चंपारण में ही है, ये भी पश्चिमी चंपारण में ही है मेरे दोस्त। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में ही है, समझ रहे हैं आप लोग। ये भी कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में ही है। आगे हम बात करते हैं, अगला है हमारा विक्रमशिला, विक्रमशिला विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विक्रमशिला, ठीक है। विक्रमशिला, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन
गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, ठीक है। गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये कहाँ है? भागलपुर में है। कहाँ है सर? भागलपुर में। कहाँ है दोस्त? भागलपुर में, ठीक है। कौन सी जगह पे? कौन सी जिला में? भागलपुर में, ठीक है। कहाँ है ये? तो भागलपुर में, ठीक है, याद रहेगी। आगे हम बात करते हैं पंत वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। किसके बारे में? पंत वन्य जीव, पंत वन्य जीव, पंत वन्य जीव अभयारण्य के बारे में यदि हम बात करें तो ये सर नालंदा में है। कहाँ है सर? नालंदा में। कहाँ कहेंगे हम? नालंदा में, ठीक है। नालंदा में एक बात बताइए, नालंदा में क्या है? तो एक क्या बोलते उसको, यूनेस्को साइट भी है। जो नालंदा का खंडर, नालंदा खंडर को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया, यूनेस्को साइट में शामिल किया गया, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं पंत वन्य जीव अभयारण्य हो गया गौतम बुद्ध। अब कौन सा है? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ है सर? तो ये गया में है। बुद्ध से जो भी बातें आए तो सीधे सीधे वहां से गया से संबंधित होगा, ये ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध हो गया, गौतम बुद्ध गया में है। उसके बाद भीम बांध, भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। भीम बांध कहाँ है? भीम बांध, भीम बांध कहाँ है सर? मुंगेर में। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में, ठीक है। भीम बांध मुंगेर में है। उसके बाद नागी बांध पक्षी अभयारण्य और नकटी बांध पक्षी अभयारण्य, नागी बांध, नागी बांध पक्षी अभयारण्य और नकटी बांध, नकटी बांध पक्षी अभयारण्य। ये दोनों कहाँ है सर? हम कहेंगे ये दोनों कहाँ है? जमुई में। ये दोनों के दोनों कहाँ है? जमुई में। और इन्हीं के बारे में बता रहे हैं हम कि 2024 ईस्वी में इन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया। किसमें? तो 2024 में इसे सॉरी नहीं दिख रही होगी ना आपको, नागी हो गई, नागी और प्लस नकटी, नकटी बांध पक्षी अभयारण्य। ये दोनों के दोनों कहाँ है सर? ये दोनों हम कहेंगे, ये दोनों कहाँ है? ये दोनों है, ये दोनों जमुई में है, ये दोनों जमुई में है। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसके बारे में हम बता दें कि 2024 ईस्वी में इसे रामसर साइट में, रामसर स्थल में इसे शामिल कर लिया गया, रामसर स्थल में इसे शामिल किया गया है। यदि बता दें हम आपको तो ये क्या है? ये मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि, ठीक है। मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, ठीक है। और इसे 2024 ईस्वी में कहा? तो रामसर स्थल या रामसर साइट में शामिल किया गया, ठीक है। याद रहेगी इतना। अगर आप नोट कर लिए होंगे, या तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले क्या है? नागी नकटी हो गई। नागी नकटी के बाद है हमारा कौन? बरेला, बरेला झील पक्षी अभयारण्य। यहाँ दिख रही है? चलिए यहाँ लिख देते हैं बरेला झील, बरेला झील, बरेला झील पक्षी अभयारण्य। बरेला झील पक्षी अभयारण्य किस जिला में है बताइए? बरेला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली में, ठीक है, वैशाली में। अच्छा, आप लोग कौन कौन से जिला से, बिहार के कौन कौन से जिला से आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग कौन कौन से जिले से देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको, यदि आप बिहार से बाहर के हैं तो बिहार से बाहर के, तो आपको ये बताना है कि आप किस राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग हमें देख पा रहे हैं, कितने लोग हमें देख रहे हैं ना।
तो बरेला झील पक्षी अभयारण्य की यदि हम बात करें, ये कहाँ है सर? ये है सर वैशाली में। वैशाली जो क्या है, वैशाली की यदि हम बात करें, ये प्रथम गणतंत्र महाजनपद है ना? ये प्रथम गणतंत्र महाजनपद है, ठीक है, प्रथम गणतंत्र महाजनपद है ये, प्रथम गणतंत्र महाजनपद, ठीक है, प्रथम गणतंत्र महाजनपद है ये, ठीक है, याद रहेगी आपको। आगे हम देखते हैं दोस्त कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। किसके बारे में? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर। और कैमूर से याद आ गया हमको क्या कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यानी ये कौन से जिला में होगा सर? तो हम कह देंगे कि कैमूर जिला में होगा। किस जिला में होगा? कैमूर जिला में, ठीक है। जिला कौन? कैमूर जिला, ठीक है, याद रहेगी ना दोस्त? चलिए हम बात करते हैं दोस्त आगे। तो कैमूर जिला तक अभी हम यहाँ तक कैमूर वन्यजीव अभयारण्य तक देख लिए हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, है ना। चलिए एक और बच ही गया, एक और लिख ही देते हैं। एक कौन सा है? तो देखिए सर कुशेश्वर दिख रही है ना, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, जो कहाँ है सर? कहाँ है तो बताइए कहाँ है? ये है सर दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा में। और दरभंगा में एक यूनिवर्सिटी भी है, आपको पता है दरभंगा में एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है बताइए? ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है। कौन सी है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, LNMU। वही दरभंगा महाराज के भवन में ही ये बना है, दरभंगा महाराज के भवन में ही ये LNMU बना है, ठीक है। हाँ, ये कामेश्वर नगर में है। कहाँ है? दरभंगा कामेश्वर नगर में, ठीक है, कामेश्वर नगर में, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? दरभंगा में एक यूनिवर्सिटी भी है जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। इससे अब हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं हम। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन जानकारी ये यूजफुल होगी, ठीक है। इसके लिए वीडियो से आप लोग एग्जिट न करेंगे, वीडियो को स्किप न करेंगे। अगर नजरअंदाज कर लिए तो दोस्त समझ लीजिए यहाँ से 3-4 नंबर लगभग यदि बिहार पुलिस की, क्योंकि बिहार पुलिस की हाल ही में एग्जाम होने वाली है, 16 तारीख से होने वाली है, 16 जुलाई से। तो 16 जुलाई से बात है सर बिहार पुलिस की। तो बिहार पुलिस में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं भी 1-2 बार एग्जाम में बैठा हूँ बिहार पुलिस के एग्जाम में और दरोगा में भी। तो लगभग बिहार जीके से ही सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BSSC में भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्त ये इग्नोर करने वाली टॉपिक नहीं है, इसे एक न एक बार आपको कभी ना कभी देखना ही पड़ेगा। और ये दोस्त क्या है कि किताब से ही पूरे के पूरे निचोड़ खोजा गया। ये नहीं है कि कहीं हम किसी का वीडियो देखे वहां से नोट करके लिया और पढ़ा दिया इधर, ऐसा नहीं है दोस्त। क्या है कि इसके लिए हमें एक गहरी रिसर्च करनी पड़ती है। और इसके लिए हमें होता क्या है कि कई मटेरियल से बहुत सारे मटेरियल्स को एक साथ लाके फिर उसके बारे में कुछ जो समझ में आया बच्चों को, जो यूजफुल है, कुछ प्रीवियस ईयर से मेंशन किया जाता है, कुछ ऐसे तो बार बार जो पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो क्या है कि डिजिटल बोर्ड वगैरह होता है, वहां क्या होता है कि ऐसा PDF लाकर रख दो इतना बड़ा सा और बच्चे एकदम टिक 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 करके पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, हम लोग को क्या है कि जो हम लोग को बार बार लिखना पड़ता है बार बार, इसीलिए हम वही पढ़ाना चाहते हैं जो बच्चों के एग्जाम में आए। क्योंकि देखिए ये सब क्या है कि फालतू का हमें मेहनत करना, फालतू में बच्चों का मेहनत करवाना या 1 घंटे उसे रोक के रखना,
है ना, आधा टाइम उसे इधर ही एंगेज करके रखना, ये थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्त क्या है कि हम कहाँ तक चले गए थे, तो हम लोग शायद वन्य जीव अभ्यारण्य यानी टोटल 12 वन्य जीव अभ्यारण्य, 12 वन्य जीव अभ्यारण्य हम देख लिए थे, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल 12 है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, टोटल 12 के बारे में हम जान भी चुके हैं कि वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद है नागी नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद फिर गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर उसके बाद कुशेश्वर स्थान वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर विक्रमशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं और अभी पढ़े। अब हम दोस्त चलते हैं कहाँ, तो हम वन्य जीव अभ्यारण्य यदि पढ़ लिए हैं, और चलिए एक बात बताइए कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो सिर्फ बिहार में सर एक राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम देखते हैं आगे, अब हमारा हम वन्य जीव अभ्यारण्य भी देख लिए और राष्ट्रीय उद्यान भी देख लिए। अब हमें देखना क्या है सर, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा रामसर साइट के बारे में। चलिए अब देखते हैं रामसर साइट के, रामसर स्थल के बारे में। रामसर स्थल के बारे में देख लेते हैं। रामसर स्थल कौन कौन से, तो सर बिहार में कुल 3 जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुल 3 रामसर साइट है। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है कांवर झील, कांवर झील, कांवर झील की यदि हम बात करें, ये पूरे एशिया का, कहाँ का, पूरे एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है ये, पूरे एशिया का, यानी एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, सबसे बड़ा गोखुर झील, सबसे बड़ा गोखुर झील है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील, याद रहेगी ये बात आपको। एशिया का सबसे बड़ा ये गोखुर झील है। ठीक है, ये बात तो याद रहेगी ना आपको। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं नागी नट्टी। हाँ, तो नागी की बात करें हम, तो सर नागी, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य के बारे में तो अभी अभी बताए थे ही हम। नागी और नकटी, नागी और नकटी, नागी नकटी जमुई, कौन से जिला में है ये, नागी नकटी जमुई जिला में। ठीक है, और ये नागी नकटी कौन से जिला में, जमुई जिला में। और हम बताए थे क्या कि नागी नकटी के बारे में जमुई में, और ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि है ना, मानव निर्मित आर्द्रभूमि, मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ठीक है, ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि, ठीक है, मानव निर्मित आर्द्रभूमि। ठीक है, ये जमुई में है। अब याद करने का इसको ट्रिक है, नागी नकटी, तो नागी से समझ लिए नाक, और नकटी से नाक में जो धूला जम जाता है ना, तो उसको नकटी बोलते हैं गांव के देसी भाषा में। तो नाक में जो नकटी जम गया, जो जमुई में है, ठीक है, तो नाक में तो जम गया नकटी, तो इसीलिए नागी नकटी का तो 2024 ईस्वी में, सॉरी 2024 में इसे क्या, 2024 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। ठीक है, तो याद रहेगी नागी नकटी जमुई में मानव निर्मित आर्द्रभूमि है ये। हम बात करें कांवर झील की, तो कांवर झील कहाँ है, कांवर झील सर हम बात करें तो कांवर झील है बेगूसराय में। कहाँ है सर, ये बेगूसराय में है। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय में। और कांवर झील की यदि हम बात करें बेगूसराय की, तो अच्छा एक बात बताइए,
जो बिहार की आर्थिक राजधानी कहाँ है, बिहार की आर्थिक राजधानी की बात करें तो वो भी बेगूसराय में है। ठीक है, अब हम दोस्त आगे बढ़ते हैं कि कहा, तो हम जान लिए कांवर झील के बारे में जान चुके हैं, नागीनट्टी के बारे में जान चुके हैं, है ना। कांवर झील बेगूसराय में है और ये एशिया का सबसे बड़ा गोपुर झील है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नागीनट्टी की, तो नागीनट्टी जमुई में है और ये कहाँ है, तो मानव निर्मित अर्धभूमि है। ये क्या है, ये एक मानव निर्मित अर्धभूमि है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो यूनेस्को साइट के बारे में। यूनेस्को विश्व धरोहर किसके बारे में, तो यूनेस्को विश्व धरोहर है ना, यूनेस्को हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज के बारे में। तो हम बात करें दोस्त यूनेस्को हेरिटेज की, तो बिहार में कुल 2 यूनेस्को हेरिटेज कितने हैं, तो बिहार में कुल 2 यूनेस्को हेरिटेज है। कितने हैं, 2। कितने हैं, 2 है। पहला है बोध गया का महाबोधि वृक्ष, या फिर बोध गया का महाबोधि मंदिर। तो बोध गया का महाबोधि मंदिर, बोध गया का महाबोधि मंदिर, और दूसरा ये हो गया, पहला बोध गया का महाबोधि मंदिर और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर, नालंदा खंडहर है ना, नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर। ठीक है, इन दोनों के बारे में यदि हम बता दें तो किसी इन्हें यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है ये। ठीक है, ये महाबोधि मंदिर क्या है, बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल होने के कारण, का तीर्थ स्थल होने के कारण। ठीक है, और इसे नालंदा खंडहर प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र होने के लिए, यानी शिक्षा का प्राचीन केंद्र होने के लिए, शिक्षा का प्राचीन केंद्र के लिए इसे, यानी इन दोनों को क्या किया गया है, यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। बौद्ध धर्म के लिए महाबोधि मंदिर को और नालंदा खंडहर को शिक्षा के प्राचीन केंद्र के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्त आगे। तो आगे हमने देखा कि यूनेस्को वन्य जीव अभयारण्य देख लिया, हम रामसर साइट देख लिए और यूनेस्को हेरिटेज देख लिए, है ना। अब यूनेस्को हेरिटेज तक यदि हम देख लिए हैं और आगे देखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली, पहले भी मैंने बताया और अभी बता रहे हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन यूजफुल होने वाली है, पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस बता रहे हैं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल भी होगी। सिर्फ इस वीडियो से आपके लिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखे जाएंगे, अब हो ही सकते हैं, ये भी फिक्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्त यहाँ की राजकीय, यानी यहाँ जैसे राजकीय भाषा, राजकीय, ये देखते हैं क्या क्या हमारे लिए जरूरी है। तो जैसे राजकीय की बात करें तो जैसे आपको पता है राजकीय पक्षी, जीव, फूल फल ये सब जो है ना, इन सभी के बारे में। तो राजकीय पक्षी की यदि हम बात करें, तो राजकीय पक्षी की हम बात करें, ये सर गौरैया। कौन, गौरैया। ठीक है, घरेलू गौरैया। ठीक है, जीव की बात करें हम या पशु की बात करें, ये है बैल। ठीक है, कौन है, बैल है, या बैल को ही वाइसन बोला जाता है, या भारतीय वाइसन, ठीक है, भारतीय वाइसन। तीसरा यदि हम बात करें, पक्षी हो गया, पशु हो गया। फूल की यदि हम बात करें तो फूल है सर कचनार का फूल। इसका फूल, कचनार का फूल हो गया। फल की यदि हम बात करें सर, तो फल है आम, राजकीय फल आम। फल हो गया। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, प्रतीक की बात करेंगे, राजकीय प्रतीक या राजकीय चिन्ह, या प्रतीक की बात करें, चिन्ह की बात करें
तो राजकीय चिन्ह क्या है? वो वट वृक्ष। राजकीय पेड़ की बात करें हम, है ना, राजकीय पेड़ की बात करें तो ये होगा पीपल का पेड़। राजकीय पेड़ की यदि हम बात करें तो कौन सा होगा? पीपल का। यानी राजकीय वृक्ष की यदि हम बात करें, पीपल वृक्ष। ये दोस्त प्रतीक आप देखते होंगे, वट वृक्ष देखते होंगे, जो बिहार पुलिस की यदि आपकी सपना है तो बिहार पुलिस का जो यहाँ लोगो लगा होता है, बिहार पुलिस के लोगो में आप देखेंगे दोस्त क्या होता है, तो बिहार पुलिस के लोगो में ना वही बना रहता है, वही प्रतीक जो है इसका वट वृक्ष, ये नहीं सॉरी वट वृक्ष नहीं, सॉरी 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 बोधि वृक्ष, सॉरी 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 बोधि वृक्ष, ठीक, बोधि वृक्ष बना होता है। जो आप देखिएगा बिहार पुलिस के लोगों में बोधि वृक्ष बना होता है। कौन सा वृक्ष बना होता है मेरे दोस्त? बोधि वृक्ष बना होगा। ठीक है, अब देखिएगा गौर से, है ना, बोधि वृक्ष बना रहता है। अब हम बात कर लिए पशु की, पक्षी की, पशु की, फूल की, फल की, है ना, प्रतीक की, और उसके बाद वृक्ष का भी चर्चा कर लिए। राजकीय खेल के बारे में हम बात करेंगे। राजकीय खेल, बिहार का राजकीय खेल कौन सी है? कबड्डी है। राजकीय खेल कौन सी है? कबड्डी है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात कर लिए मछली, जलीय जीव के बारे में। तो जलीय जीव के बारे में, राजकीय जलीय जीव के बारे में हम यदि बात करें तो मांगुर मछली। कौन सी मछली? मांगुर मछली। ठीक है, मांगुर जिसे आप गांव या देसी भाषा में मुंगरा कहा जाता है। कौन सा क्या कहा जाता है? मुंगरा, वही मुंगरा मछली, है ना, यह मांगुर मछली। मांगुर कहिए या मुंगरा कहिए, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, अब हम देख लिए क्या, तो पक्षी, पशु, फूल, फल देख लिए। और कुछ बच रहा है क्या? और कुछ बच रहा है? राजकीय, तो देख लेते हैं राजकीय। राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु बैल या बाइसन। उसके बाद राजकीय फूल कचनार, राजकीय फल आम, राजकीय प्रतीक की बात करें बोधि वृक्ष, राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल, राजकीय खेल की बात करें कबड्डी, और राजकीय जलीय जीव की बात करें तो मांगुर मछली। और एक चीज छूट रहा है दोस्त, राजकीय भोजन बिहार का खेल यहां से नहीं दिख रहा था ना, अच्छा, तो यहाँ का खेल कबड्डी, खेल के बाद क्या था? खेल कबड्डी। उसके बाद खेल हो गया कबड्डी, और कुछ था क्या? मछली के बारे में, जलीय जीव था। हाँ, जलीय जीव मांगुर मछली। एक चीज दोस्त, बिहार का राजकीय भोजन, वैसे तो बिहार का कोई राजकीय भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से लोग लिट्टी चोखा मानते हैं। लिट्टी चोखा, क्या दोस्त? लिट्टी चोखा, ठीक है, याद रहेगी। बढ़ते हैं आगे हम। तो इन सभी चीजों को लगता है मुझे कि आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें और बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजकीय, हम पढ़ लिए राजकीय पशु पक्षी, राजकीय पशु पक्षी, फल फूल पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं प्रसिद्ध मंदिर के बारे में, कि बिहार में कौन कौन से ऐसे प्रसिद्ध मंदिर है जिससे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। ऐसे दोस्त आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हम लोग भी डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं, बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, है ना। फिर हम भी ऐसे ही बड़े बड़े टीचर्स की तरह, हम लोग वैसे तो बड़े हैं नहीं, या बड़े आप लोग ही बनाएंगे, आपकी प्यार आपकी सपोर्ट ही हमें बड़ा बनाएंगी, है ना। लेकिन दोस्त आपकी सपोर्ट रही तो हम लोग भी बहुत जल्द ले लेंगे डिजिटल बोर्ड, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, है ना।
ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो हम लोग भी एक समय में कुछ वैसे टीचर हो सकते हैं, वैसे लोग उन लोगों के साथ या उन लोगों के कंपेयर में आ सकते हैं, यदि लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे दोस्त प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। तो बिहार के प्रसिद्ध मंदिर की हम बात करें, बिहार के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बात करें तो देखिए महाबोधि मंदिर है कि नहीं, महाबोधि मंदिर। हम देखेंगे यहाँ मंदिर किससे संबंधित है, किस राज्य किस जिला में है। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। किस जिला में है सर, बोध गया में। कहा है, बोध गया में। ठीक है, महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये कहाँ है, बोध गया में है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं महाबोधि मंदिर के बाद होगा हमारा विष्णुपद मंदिर, जो कि बिहार में ही है। कौन सा मंदिर, तो विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर जो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किसकी, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है इसमें। और ये कहाँ है, तो सर विष्णुपद मंदिर की यदि हम बात करें तो विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु की जहाँ पूजा की जाती है वो भी गया में ही है सर, गया में। ठीक है, गया में एक और मंदिर है, गया में एक और मंदिर है। कौन सी मंदिर है, मंगला देवी मंदिर। कौन सी देवी मंदिर, मंगला देवी मंदिर सर। मंगला देवी मंदिर, इसमें जो 51 शक्तिपीठ जो है, 51 जो शक्तिपीठ है, उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक मां मंगला की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, मां मंगला की पूजा की जाती है और ये भी कहाँ है, गया में है। ठीक है, 51 शक्तिपीठों में से एक है ये। ठीक, याद रहेगी 51 शक्तिपीठों में से एक मां मंगला की मंदिर है ये। ठीक है, कहाँ है, गया में, यहाँ मां मंगला की पूजा की जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे मेरे दोस्त, हो गया हमारा अब महावीर मंदिर की। महावीर मंदिर कोई परिचय का मोहताज नहीं है। महावीर मंदिर जब भी आप पटना जाते होंगे तो महावीर मंदिर एक बार जरूर घूमते होंगे, है कि नहीं। तो महावीर मंदिर की यदि बात करें तो महावीर मंदिर पटना में है। कहाँ है, और यह इसमें हनुमान जी की पूजा होती है। क्योंकि हनुमान जी की पूजा होती है, पटना में है ये, है ना। आप देखें तो जरूर होंगे, पटना में है ये और यहाँ इसमें हनुमान जी की पूजा की जाती है महावीर मंदिर में, है ना। और अब हम आगे बात करें तो आगे महावीर मंदिर हो गया हमारा। और नोट करते जाइएगा सर, नोट करते चलिएगा, इसको बार बार नोट करते चलिएगा। महावीर मंदिर के बाद हो गया पटन देवी मंदिर। कौन, पटन देवी मंदिर। पटन देवी मंदिर ये दुर्गा जी की, यहाँ देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। किसकी, देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। ये भी कहाँ है सर, पटना में है, इसीलिए तो पटन देवी है ना, पटना में है। और यहाँ माँ देवी दुर्गा की पूजा की जाती है ना, इसीलिए पटन देवी मंदिर पटना में। ये इसमें किसकी पूजा की जाती है, देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। अगला है हमारा, अगला है मुंडेश्वरी मंदिर। कौन मंदिर, मुंडेश्वरी। मुंडेश्वरी मंदिर, मुंडेश्वरी मंदिर। इसमें मुंडेश्वरी मंदिर में ये भी देवी दुर्गा को समर्पित मंदिर है, देवी दुर्गा को समर्पित है। ठीक है, मुंडेश्वरी मंदिर ये भी देवी दुर्गा को समर्पित है और ये कहाँ है, ये कैमूर में है सर। ये बिहार के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक ये है सर, ये। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करें, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, महाबोधि मंदिर बिहार के प्रसिद्ध मंदिरों में से कुछ मंदिर है जो जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना।
तो हम बात करें महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित है, बोध गया में है। विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, गया में है। और ये मंगला देवी मंगला मंदिर, देवी मंगला मंदिर कहाँ है? माँ मंगला की पूजा की जाती है, गया में है। कहाँ है? गया में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें महावीर मंदिर, महावीर मंदिर कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में। इसमें हनुमान जी की पूजा की जाती है। ठीक है, आप लोग गए भी होंगे कभी ना कभी, जब भी पटना गए होंगे आप लोग महावीर मंदिर जरूर गए होंगे। हम बात करते हैं पटन देवी मंदिर की। पटन देवी मंदिर दुर्गा, इसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। कहाँ पर है सर? पटना में। फिर हम बात करते हैं मुंडेश्वरी मंदिर की। मुंडेश्वरी मंदिर किस पर? देवी दुर्गा की पूजा की जाती है इसमें, और ये कहाँ पर सर? तैमूर में है। ठीक है, याद रहेगी आपको। अब हम बात करते हैं आगे। तो हमने देख लिया सर बिहार के प्रसिद्ध मंदिर, बिहार के प्रसिद्ध मंदिर यदि हम देख लिया। अब हम देखते हैं प्रसिद्ध मेला। बिहार के कुछ प्रसिद्ध मेला भी है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं प्रसिद्ध मेला कौन कौन से। बिहार का प्रसिद्ध मेला, प्रसिद्ध मेला की यदि हम बात करें, सोनपुर मेला। सोनपुर मेला के बारे में आप बहुत सुने होंगे, है ना? सोनपुर मेला के बारे में आप सुने होंगे। सोनपुर मेला जो कहाँ है होता है सर? कहाँ होता है ये? सोनपुर मेला सर, सोनपुर में। सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब लगती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगती है ये सर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला लगती है। ठीक है, ये पूरे एशिया का सर, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोनपुर का। हो गया सोनपुर मेला हो गया। सोनपुर में मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कहाँ? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं सर आगे। सोनपुर मेला हो गया। सोनपुर मेला के बाद अब आता है पितृपक्ष मेला, जिसे पितरपक्ष मेला भी कहा जाता है। पितृपक्ष मेला ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। या यदि हम बात करें कहाँ मनाया जाता है? गया में। सर कहा जाता है कि जब भी जिसके भी पूर्वज होते हैं, दादा परदादा कोई भी, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक बार उनका पिंडदान गया में जरूर किया जाना चाहिए या किया जाता है। ये हमारे पूर्वजों की कहना मतलब कथन है कि जो भी हमारे पूर्वज मर गए हैं या जो हमारे पूर्वज मरे हैं, उनकी आत्मा की शांति या जिसकी भी अकाल मृत्यु हुई है, जिनकी कही जाती है जिनकी आत्माएं भटक रही है, उनका पिंडदान यदि एक बार दोबारा या फिर किसी का भी जीवन में एक बार पिंडदान यदि गया में कर दिया जाए, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहा जाता है। तो इसलिए हम भी एक बार मर के ट्राई करेंगे, क्या पता हमें भी मोक्ष मिल जाए। चलिए, हाँ, अब देखिए क्या है पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला कहाँ होता है सर? गया में। किस महीने में? सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में पूर्वजों के आत्मा को शांति, पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए, पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए। ठीक है, पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए क्या की जाती है? पितृपक्ष मेला लगाया जाता है। और इस पितृपक्ष मेला में सभी लोग कहा जाते हैं? तो गया जाता है, और गया घाट पर वो अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा लास्ट ये क्या है? यह हमारा अगला है। क्या अगला कौन सा मेला है? हमारा मलमास मेला। मलमास मेला की यदि बात करें हम दोस्त, तो मलमास मेला प्रत्येक 3 साल पर लगता है। कितने साल पर? प्रत्येक 3 साल पर लगता है। कहां पर सर? राजगीर में। कहा? राजगीर में। राजगीर में प्रत्येक 3 साल पर मलमास, जब भी मलमास पड़ता है तो मलमास मेला लगता है। सर कहा जाता है बिहार में, वैसे बिहार में या फिर हमारे आसपास के अड़ोस पड़ोस, बिहार, झारखंड, यूपी, बिहार, इधर के राज्य में कहा जाता है कि देखिए 3 साल पर एक ऐसा महीना आता है जो मलमास महीना होता है, जो सभी महीनाओं को क्या कर लेता है? अपने में
वो मतलब उनमें सारे के सारे नक्षत्रीय क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो मलमास मेला क्या है, राजगीर में है ना। मलमास मेला राजगीर में मनाया जाता है और ये प्रत्येक 3 साल पर, कितने वर्षों पर, 3 वर्षों पर सर, 3 वर्ष पर मनाया जाता है, ठीक है। 3 वर्ष पर मनाया जाता है मलमास मेला। और इसे मलमास मेला और मलमास मेला के साथ साथ अधिमास या पुरुषोत्तम मेला भी कहा जाता है। अधिमास या पुरुषोत्तम, अधिमास या पुरुषोत्तम मेला भी इसे कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगी, मलमास, अधिमास या पुरुषोत्तम मेला भी इसे कहा जाता है। तो हमने प्रसिद्ध मेला, प्रसिद्ध मंदिर भी खत्म कर लिए, प्रसिद्ध मेला भी हमने, प्रसिद्ध मेला सोनपुर मेला की बात की, तो सोनपुर मेला सोनपुर में मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है सोनपुर में। और ये क्या है, पूरे एशिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद हम बात करें पितृपक्ष मेला की, पितृपक्ष मेला कहाँ, तो पितृपक्ष मेला की यदि हम बात करें तो ये गया में, कहाँ, तो पितृपक्ष मेला की यदि हम बात करें सर तो ये गया में किस महीने में, सितंबर के महीने में मनाया जाता है। सितंबर के महीने में पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए मेला लगती है, ठीक है। यहाँ सभी लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। हम बात करें सर मलमास मेला की, मलमास मेला की यदि हम बात करें तो मलमास मेला राजगीर में लगती है, राजगीर में 3 वर्षों पर, कितने वर्षों पर, 3 वर्षों पर लगती है ये अधिमास और पुरुषोत्तम मेला भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक यदि आप नोट कर लिए होंगे तो आइए इसे इरेज कर लेते हैं। एक बार आप इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर यदि आप नोट कर पाते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। कोशिश करिएगा साथ साथ ही नोट करने का, है ना, ताकि आप पढ़ के या किसी चीज को लिख के याद करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से याद होती है, ज्यादा आसानी से याद कर पाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्त आगे प्रसिद्ध मेला से आगे। अब हम बात करते हैं बिहार के पड़ोसी राज्यों के बारे में। तो बिहार के पड़ोसी राज्यों की यदि हम बात करें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। उत्तर में हमारे क्या है, तो उत्तर में सर हमारे हैं एक व्यक्ति बिहार से एक अंतरराष्ट्रीय सीमा टच होती है ना। जो उत्तर में हमारे हैं सर नेपाल, उत्तर में हमारा नेपाल, उत्तर में हमारा कौन सा जिला, सॉरी कौन सा देश, नेपाल है, उत्तर में नेपाल। उसके बाद उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड होगा, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। पूर्व में सर पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पूर्व में और है पश्चिम में, नाम है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, याद रखिएगा। है पूर्व में, कभी भटकिएगा नहीं, है पूर्व में, ऐसा नहीं कि पश्चिम में पश्चिम बंगाल मार दीजिएगा, नहीं, है पूर्व में लेकिन नाम है पश्चिम बंगाल, है पूर्व में लेकिन नाम है पश्चिम बंगाल, है पूर्व में लेकिन नाम है पश्चिम बंगाल। कभी भटकिएगा नहीं दोस्त, ये नहीं कि पश्चिम में मार दीजिएगा पश्चिम बंगाल, नहीं, ठीक है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिम में कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर से याद करिएगा, आइए मेरे साथ फिर से बोलते हैं, दोहराइए। उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। इसीलिए दोस्त भटकिएगा नहीं, ठीक है, भटकना नहीं है, आराम से समझ के याद करना है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अब हम देखते हैं आगे, अभी से थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम। तो बिहार की चौहदी भी देख लिए, अड़ोसी पड़ोसी राज्य भी देख लिए, देश भी देख लिए। उसके बाद
तो दोस्त वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो यूजफुल है और आपको अच्छी भी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि क्या हो कि हम और भी ज्यादा हमें मोटिवेशन मिले और आपके दोस्तों के लिए या आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज ला सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, प्रसिद्ध मंदिर हो गया हमारा, प्रसिद्ध मेला हो गया, पड़ोसी राज्य हो गए। अब हम बात करते हैं बिहार की नदियों के बारे में, इसके बारे में, बिहार के नदियों के बारे में। ठीक है, बिहार की नदियों की यदि हम बात करें दोस्त, तो बिहार में बहुत सारे, मतलब बिहार से कई नदियां या बिहार में कई नदियां निकलती हैं। जब बिहार की आकृति की यदि आप बात करेंगे तो बिहार की आकृति आयताकार है। बिहार की आकृति कैसी है? आकृति सर इसका आयताकार है। शेप कैसा है? आयताकार है बिहार की आकृति। और भारत की आकृति त्रिभुजाकार है। तो भारत की आकृति की यदि हम बिहार की आकृति की बात करें तो कुछ इस तरीके से है, ऐसे 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 कुछ कुछ इस तरीके से है बिहार का ये इस तरीके से। और बिहार के बीचों बीच से ऐसे ये निकलती है। ठीक है, बिहार के बीचों बीच से एक नदी निकलती है, गंगा। ठीक है, और बिहार की जितनी भी मुख्य नदियां हैं सभी के सभी किसमें जाके मिल जाती है? गंगा में। तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, तो आइए हम उसी से शुरुआत करते हैं कि बिहार की नदियों के बारे में। प्रसिद्ध नदियां, बिहार की प्रसिद्ध नदियों में गंगा, गंगा। बिहार की प्रसिद्ध नदियों में कौन कौन? गंगा। ठीक है, गंगा, गंगा के बाद कोसी, गंगा के बाद कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, सोन, गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, सोन, और क्या होगा? और बताइए, बागमती। कौन? बागमती, कमला, क्या छूट रहा था? बागमती, कमला, है ना? बागमती, कमला, पुनपुन हो गया, बलान भी है ना, बलान भी बहती है अभी। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग मैथिली बोलना जानते हैं? क्योंकि दोस्त मैं तो मिथिला से संबंधित हूँ और मिथिला से संबंध रखता हूँ, है ना? मैं मिथिला से संबंध रखता हूँ और इसीलिए मैंने अपना नाम भी रखा है मैथिल सरोज। ठीक है, वैसे आप सभी लोग मुझे सरोज कुमार के नाम से जानते होंगे। हम बात करते हैं दोस्त, तो आप लोग, अच्छा बताइए, आप लोग कितने लोग मैथिली बोलना जानते हैं और आप लोग कितने भोजपुरी बोलना जानते हैं? ठीक है, और आप लोगों में से कितने लोग चाइनीज बोलना जानते हैं? ठीक, आइए अब बात करते हैं कि कमला बलान हो गया, तो गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, बागमती, सोन, पुनपुन, कमला, बलान। उसके बाद और कुछ रह रही है क्या? और कुछ रह रही है? बताइए। महानंदा एक रह रही थी। चलिए, कौन रह रही थी? महानंदा। अब मेरे विचार से कोई नहीं छूट रही है। चलिए देखिए, बिहार की प्रसिद्ध नदियों की यदि हम बात करें तो बिहार की प्रसिद्ध नदियों में है कौन? गंगा। ठीक है, गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, सोन, बागमती, कमला, बलान और महानंदा। यदि गंगा के बारे में एक छोटी सी डिटेल बता दूं आपको, तो गंगा के बारे में बता दूं तो ये सबसे लंबी, बिहार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, एक और जानकारी दे दूं आपको, तो बिहार की सबसे लंबी नदी है और इसकी 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर तक ये दूरी से क्या है, 45 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है बिहार की। हम बात करते हैं गंगा के बारे में एक और बात,
ये सबसे लंबी नदी और ये बिहार के बीचों बीच बहती है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की बिहार के बीचों बीच, है ना, बिहार के बीचों बीच बहने वाली नदी के बारे में बताएं। बिहार के बीचों बीच बहती है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि बिहार के बीचों बीच बहने वाली नदी का नाम बताए, 4 को ऑप्शन दे देगा, गंगा, कोसी, पुनपुन और गंडक। आप क्या मारेंगे? आपको गंगा मारना है, सिंपल सी बात है। हम बता भी दिए कि बिहार के बीचों बीच ये बहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्त, अगला हमारा क्या है, प्रसिद्ध नदियां हमने देख लिया। प्रसिद्ध नदियों के बाद अब हम देखने वाले हैं क्या, तो ठीक है, अब एक और चीज छूट रहा है हमसे, कोसी के बारे में। कोसी के बारे में देख लेते हैं। सर कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है सर? कोसी नदी को, ठीक है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो कुछ थे जो हमारे एग्जाम में बनने वाले थे नदियों से, है ना। उसके बाद तो आप जब डिटेल में देखेंगे, डिटेल में वीडियोस देखेंगे कि कौन सी नदी किधर से बहती है, कहाँ से बहती है। फिलहाल अभी जो आपके एग्जाम में पूछने वाली पॉइंट थी वो मैंने, जो आपके लिए स्टेटिक पॉइंट थी वो मैंने बताने की आपको कोशिश की, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे मेरे दोस्त। अब हम देखते हैं प्रसिद्ध नदियां। प्रसिद्ध नदियां देख लिए। प्रसिद्ध नदियां के बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, है ना। सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, है ना, ये अब पढ़ेंगे। सबसे बड़ा, लंबा, छोटा, है ना, ठीक है। बड़ा, लंबा, छोटा, इस तरीके ये। तो सबसे, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा, लंबा और छोटा। ये हम क्या बताने जा रहे हैं, ये फिर आप शौक हो गए कि क्या सर क्या लिख दिए, है ना। सबसे बड़ा, लंबा, छोटा, ये इसके कहने का मतलब क्या हुआ। तो आप जैसे आप जानते होंगे कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? बिहार लंबा, हाँ, सबसे लंबा, छोटा, ऊंचा, है ना। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत, बिहार के सबसे ऊंचे पर्वत की यदि हम बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत या पहाड़ी, सबसे ऊंचा पर्वत सर बिहार का क्या है? दर्रों की यदि हम बात करें तो सर बिहार में कोई दर्रा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र में दर्रे नहीं होती, ठीक है। अब क्योंकि मैदानी क्षेत्र, दर्रा होता है कि जो पहाड़ों के बीच से निकलने वाली रास्ता ही दर्रा होती है ना, और बिहार में ऐसी कोई पर्वत है ही नहीं जिसे दर्रा, ठीक है। एक है दशरथ माझी, एक है जो सर पहाड़ को काट के बनाया गया है, लेकिन दशरथ माझी, है ना, दशरथ माझी जी के द्वारा बनाया गया है, ठीक। उसके बाद दशरथ माझी पथ उसका नाम दिया गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं सबसे, वो मानव निर्मित सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें, सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन? सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी की यदि हम बात करें, ये कुल 24 तक आ गया, 2867 फीट का है। कितने फीट का है? 2867 फीट का। कितने फीट का है ये सर? 2867 फीट का, यानी ये कुल लगभग 284, सॉरी 874 मीटर का होगा। कितने मीटर का होगा? 874 मीटर का। कितने मीटर का? 874 मीटर का होगा। सबसे ऊंचा पर्वत कौन? सबसे ऊंचा पर्वत सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी कितना? सोमेश्वर की पहाड़ी कितनी है? कितनी ऊंचाई पर है? कितना ऊंचाई है? 2867 फीट या फिर 874 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे ऊंचा पर्वत हो गया। सबसे ऊंचा पर्वत के बाद अब हम बात करें क्या? सबसे ऊंचा पर्वत के बाद हम बता दें आपको, सबसे ऊंचा पर्वत हो गया, सबसे ऊंचा पर्वत हो गया, सबसे ऊंचा पर्वत हो गया। सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। उसके बाद सबसे ऊंचा पर्वत के बाद हम बात करें, ये कहाँ पर है, किस जिला है, किस जिले में है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है सर। किस जिला में है?
कि पश्चिमी चंपारण में है सर, किस जिला में है, पश्चिमी चंपारण में कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में कितना फीट है, 2867 फीट है, कितना फीट है, 2867 फीट है। अब बात करते हैं हम कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया, बिहार का सबसे ऊंचा, बिहार में सबसे लंबी नदी भी होगी, बिहार में सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी के बारे में हम बता ही दिया आपको, बिहार में सबसे लंबी नदी के बारे में। उसके बाद हम बात करें जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला की यदि हम बात करें तो ये होगा सर क्या, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला होगा आपका पटना। कौन, पटना। अपना पटना कहीं पीछे है जी, नहीं ना। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है, अपना पटना है सर, ठीक है। और सबसे छोटा जनसंख्या में सबसे छोटा जिला की यदि हम बात करें तो शेखपुरा। कौन, शेखपुरा। कौन होगा जी, शेखपुरा सबसे छोटा जिला, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला शेखपुरा, ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला होगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हो गया आपका, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला क्या हो गया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका हाँ पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। कौन, पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण कितना क्षेत्रफल, तो 5228, कितना, 5228 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 5228 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी चंपारण सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, 5228 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 5228 किलोमीटर स्क्वायर यानी 5228 वर्ग किलोमीटर। सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला शिवहर। कौन, शिवहर, ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन, शिवहर। शिवहर कितना, 443 किलोमीटर स्क्वायर, कितना, 443 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 443 वर्ग किलोमीटर, 443 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम देखते हैं साक्षरता में सबसे बड़ा जिला, साक्षरता में सबसे बड़ा, साक्षरता में सबसे बड़ा, साक्षरता में सबसे बड़ा रोहतास, साक्षरता में सबसे बड़ा रोहतास, साक्षरता में सबसे बड़ा रोहतास, ठीक है। कितना साक्षरता दर है, 73 दशमलव कितना, 73.37%, कितना, 73.37%। हम बात करते हैं साक्षरता में सबसे कम, साक्षरता में या सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, पूर्णिया। कौन, पूर्णिया, याद रखेंगे कौन, पूर्णिया। पूर्णिया में कितना साक्षरता दर, सिर्फ और सिर्फ 51%, कितना परसेंट, 51.86%, 51.86%, ठीक है। 51.08, ओके सॉरी 51.08%, ठीक है, याद रहेगी आपको 51.08%। अब हम बात करते हैं आगे, देखते हैं आगे, हाँ इधर देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कि साक्षरता में सबसे बड़ा रोहतास 73.37%, सबसे छोटा पूर्णिया 51.08%। उसके बाद हम बात करें मेरे दोस्त, उसके बाद की यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल में हो गया हमारा, क्षेत्रफल में हो गया
सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, और सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला और सबसे कम वर्षा वाला जिला दोनों देख लेते हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला होगा हमारा कौन सा? किशनगंज। सबसे अधिक वाला जिला किशनगंज, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज, किशनगंज की बात करें हम 217.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ। कितना? 217.7। सबसे कम वाला औरंगाबाद, सबसे कम वाला औरंगाबाद। ठीक है, सबसे कम वाला औरंगाबाद। यहाँ ज्यादातर ज्यादातर सूखा पड़ता है, या ज्यादातर मौसम में यहाँ सूखा पड़ता है और सूखा देखने को मिलता है। ठीक है, सुखाड़ देखने को मिलता है, जिसे हम लोग गांव में देसी भाषा में रौदी बोलते हैं, रौदी पड़ता है इधर। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्त, यहाँ तक हम देख लिए हैं, है ना? यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। यदि अब यहाँ हम छोटी, यहाँ तक तो शायद ये हमारा लास्ट है, लेकिन एक कुछ अन्य जानकारियां भी हमें इसके साथ आपको दे देना चाहूंगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देख ही लिया। अब छोटा सा एक टॉपिक है यहाँ, छोटा अन्य लिख लीजिए, अन्य जानकारी। अन्य जानकारी, अन्य जानकारी की यदि बात करें हम, तो दोस्त प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी को आप जानते होंगे। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना? प्रथम राष्ट्रपति। और ये प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से है? बिहार से है। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति है। इसके बाद है बिहार से एक और, बिहार की एक और, गांधी जी से संबंधित उन्हें चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह इसके द्वारा किया गया था, गांधी जी के द्वारा। राजकुमार शुक्ल ने उन्हें न्योता दिया था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल और गांधी जी, राजकुमार शुक्ल और गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच? कौन कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल और गांधी जी, ये दोनों थे, है ना? बिहार से ये तो राजकुमार शुक्ल जी ने ही इन्हें क्या है, लाहौर अधिवेशन के तहत इन्हें कहा था कि आइए आप बिहार में, अंग्रेज क्या करवा रहे हैं हमसे? नील की खेती जबरदस्ती करवा रहे हैं, जिसे तीन कठिया प्रणाली भी कहते हैं, है ना? तो तीन कठिया प्रणाली यानी हमसे क्या करवा रहे हैं? वो अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे हैं, और हमारे मना करने पर वो हमें दंडित कर रहे हैं। और आइए हमारे साथ उसका विरोध करिए, और आइए हमारे साथ एक आंदोलन में शामिल होइए। और चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी की पहली सत्याग्रह, गांधी जी की कर्म भूमि कही जाती है। ठीक है, तो गांधी जी की पहली सत्याग्रह 1917 ईस्वी में कहाँ हुई थी? राजकुमार शुक्ल और गांधी जी ने, कहा? बिहार में। ठीक है, बिहार में हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि यहाँ तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत दिल से एकदम दिल से धन्यवाद दोस्त आप लोगों को, कि यहाँ तक आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको उम्मीद करते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, आपके लिए यूजफुल साबित होगा। यदि आपके लिए यूजफुल लगे, यदि आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन लगे, यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, तो दोस्त आप हमारे चैनल को, यदि आपको लगता है ऐसा कि आपके लिए यूजफुल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो पर यदि अच्छी लगी तो कमेंट भी जरूर करेंगे कि सर अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगे आप कमेंट जरूर करेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, और चलिए तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम भी आपके लिए कुछ नया और कुछ अच्छा ला सके। धन्यवाद।